आज हुए कत्ल में है। सम्माननीय आदरणीय दीदी ओ दीदी, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। पूजा करनी है तो किसी को लॉयर हायर कर हाईकोर्ट की परमिशन लेने जाना पड़ेगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा शक्ति नमोस्तुते। डरिए मत, डरिए मत। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर नहीं है, इसमें कांग्रेसी भी हैं। ये सारे नेता, ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलुरु में खड़े होते हैं, महागठबंधन का दृश्य दिखाते हैं, कहाँ हैं वे सारे नेता? हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कोई जिद्दी कहता है, किसी की नजर में तानाशाह हैं। কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গड्डा सब চলে আসছে একটা করে। कोई कहता है कि लाठी के दम पर ममता सरकार चलाती हैं। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को जनता को रक्षा करेगा। तो कोई एक ऐसी महिला के रूप में देखता है जो सबका ख्याल रखती है। ममता को मैं समझता हूँ कि एक औरत, एक नेत्री जिसकी साहस है, हिम्मत है कोई भी स्थिति का मुकाबला करने। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाली ममता बनर्जी विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। – 2019 में जहां पर बीजेपी की जीत हुई, 2023 में टीएमसी ने कब्जा कर लिया। हर 10 में से 9 निकायों पर टीएमसी का कब्जा है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हो रही हिंसा के मामले में ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसा, हत्या, आगजनी जैसे आरोप लगे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर पहले से ही हमलावर रही है। इस बार भी ममता बनर्जी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कौन सी पुलिस है ममता जी की जो गरीब लोग मारे जा रहे हैं, हमला हो रहा है, घर तोड़ा जा रहा है, 12-13 साल के बच्चों पर हमला हो रहा है और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ममता के राज में सुनवाई खत्म हो गई है। विधानसभा चुनाव में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, सैकड़ों लोग विपक्षी पार्टियों के मारे गए हैं और उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। चुनाव के तुरंत बाद जब परिणाम आए तो 70,000 से अधिक लोगों ने पश्चिम बंगाल से पलायन करके आसाम में या दूसरे प्रदेशों में शरण ली थी। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? पंचायत चुनाव में जीत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में ममता का गढ़ सबसे ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि टीएमसी एक बार फिर खेला होबे का नारा लगा रही है। खेला होबे, जेता होबे। खेला तो होबे। पिछली बार बाहर से टीम आई थी, हम लोगों ने गोल मार मार के उनको भगा दिया। इस बार हमारा कैप्टन पूरा टीम लेके उतरेगा और ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया तो दिल्ली जाके ऐसा गोल मारेंगे कि सीधा नया पार्लियामेंट भवन जो है वहां पे दीदी बैठती हुई दिखाई देगी। सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी की मजबूती का राज क्या है? क्या सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों की एकजुटता या सरकार की योजनाओं के फायदों ने पश्चिम बंगाल में बाकी दलों को कमजोर कर दिया है? ममता बनर्जी की ताकत को समझने के लिए उनकी जिंदगी के पन्नों को पलटना होगा। उनके जीवन के पन्नों को पलटने से आपको आज की ममता के वो दशकों पुराने संघर्ष की कहानियों के बारे में पता चलेगा, जिसमें कई बार खुद ममता बनर्जी ने अपनी जान को बार बार जोखिम में डालकर मुख्यमंत्री बनने तक का ये सफर तय किया है। 2 जनवरी 1955 को कोलकाता में जन्मी ममता बनर्जी ने 15 साल की उम्र में ही सियासी सफर की शुरुआत की।
फुल टाइम राजनीति करने से पहले ममता बनर्जी स्टेनोग्राफर, स्कूल टीचर, प्राइवेट ट्यूटर और एक सेल्स गर्ल के रूप में काम कर चुकी हैं। हमारे इलाके में एक तो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उस स्कूल में स्कूल टीचर ही करता था। उसका पहले उसको नाम जमकर जानकारी हुआ था कि मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था साउथ कलकत्ता का। उसी टाइम में हम लोग को मुलाकात हुआ और बातचीत भी हुआ था। ममता बनर्जी ने 1970 के दशक में कांग्रेस से जोड़कर अपने सियासी सफर की शुरुआत की। और वो साल था 1975 जब ममता बनर्जी ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं। दरअसल उस समय कांग्रेस सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन चल रहा था और ममता बनर्जी ने उस आंदोलन में विरोध प्रदर्शन अपने अंदाज में जमकर किया था। तब ममता बनर्जी ने समाजवादी कार्यकर्ता और राजनेता जयप्रकाश नारायण की कार की बोनट पर चढ़कर जमकर नारेबाजी की थी। लोग बताते हैं कि ममता बनर्जी ने जेपी की कार के बोनट पर डांस भी किया और मीडिया में छा गईं। कांग्रेस में रहते ममता बनर्जी का ये पहला कारनामा था। उसके अंदर में जो जोश था लड़ाई करने का, वो मुझे अच्छा लगा कि इसके भीतर में कोई आग है जो जलेगा, तो जब जलेगा तो दुनिया में सब कोई को जानकारी होगा। ममता बनर्जी पढ़ाई के साथ राजनीति को भी साधने लगी। उनका तेवर लोगों को पसंद आने लगा था। कॉलेज के दिनों से ही ममता बनर्जी हमेशा छात्रों की राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, लेकिन पढ़ाई के मामले में भी उन्होंने डिग्री हासिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जोगमाया देवी कॉलेज से उन्होंने पहले ऑनर्स किया और उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक इतिहास में मास्टर्स किया। लॉ और बीएड की डिग्री भी है ममता बनर्जी के पास। 1977 से 83 तक पश्चिम बंगाल छात्र परिषद में रहीं। 1979 से 80 तक वेस्ट बंगाल कांग्रेस इंदिरा में महासचिव रहीं। 1984 में 29 साल की उम्र में पहली बार ममता सांसद बनी। ममता बनर्जी ने इस चुनाव में जादवपुर सीट से सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया। कोई सोचा नहीं कि वो सोमनाथ चटर्जी को हरा नहीं सकेगा। वो इतना बड़ा एमपी था, इतना उसको ग्लैमर था, बैरिस्टर भी था, उसको हरा दिया। ममता बनर्जी 1991 में फिर सांसद चुनी गईं और उनकी पहचान पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक सांसद के तौर पर ही थी। 1993 का साल ममता बनर्जी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। उस वर्ष में नदिया जिले के फुलिया इलाके में एक दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, जिसका सीधा आरोप सीपीआईएम के काडर पर लगा था। ममता बनर्जी ने उस समय इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था। उस पीड़ित लड़की को साथ लेकर एक साधारण सी दिखने वाली महिला सीधे राइटर्स बिल्डिंग की ओर बढ़ रही थी। तब ज्योति बसु बंगाल के मुख्यमंत्री थे। पुलिस ने उस महिला को रोका, बदतमीजी की गई और बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर फेंक दिया। मेरे सामने ममता पुलिस का चैलेंज किया कि पुलिस उसको गोली मारे। पुलिस ने उसको खूब पिटाई किया, बचाने का कोशिश किया, बचा नहीं पाया। और उस समय इतना वो घायल हुआ कि उसको 2-3 महीना अस्पताल रहने पड़ा। 1993 की लड़ाई ने ममता को नेशनल लेवल पर पहचान दी। जिस राइटर्स बिल्डिंग के बाहर बाल पकड़कर घसीटा गया, 18 साल बाद वो महिला दोबारा राइटर्स बिल्डिंग पहुंची, लेकिन प्रदर्शन करने नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने। सिंगूर का आंदोलन हुआ, मैं वो आंदोलन में भाग लिया और ममता अकेले सिंगूर आंदोलन को नेशनल लेवल पर उठा दिया। नंदीग्राम में भी जब बुद्धदेव का पुलिस गोली चलाया और किसी को घुसने नहीं देता, ममता अकेले नंदीग्राम तक पहुंची। शुरुआत से ही अपने तीखे तेवरों के लिए मशहूर ममता बनर्जी की राजनीति उथल पुथल वाली रही है। 1991 में उन्हें नरसिम्हा राव की सरकार में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पर सीपीएम की कठपुतली होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से अलग होकर सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस नाम से पार्टी बना ली।
1998 में टीएमसी ने 8 सीटों पर जीत हासिल कर बता दिया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वक्त आने वाला है। इस बीच ममता और एनडीए का साथ बनता बिगड़ता रहा। ममता बनर्जी की राजनीति से अब तक ये साफ हो गया था कि उनके लिए बंगाल पहले स्थान पर है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। सिंगूर में टाटा जो जमीन लगा रहे थे उस पर दीदी ने कभी भी विरोध नहीं किया था। उनका विरोध था जो बाकी लोगों के लिए जमीन लिया जा रहा था, जहां होटल 5 ये सब बनते। तो दीदी हमेशा गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, और यही उनकी सबसे बड़ी मजबूती रही। ममता बनर्जी ने अक्सर अपने मुद्दों पर और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गठबंधन किया और तोड़ा। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से अलग होने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन 2003 में फिर से एनडीए में लौट आईं। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोल एंड माइन मिनिस्टर हुई, तो 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री बनी। ममता बनर्जी ने 2006 में सिंगूर में टाटा मोटर्स के नैनो कार प्रोजेक्ट का विरोध किया। उसके बाद 2007 में वाम मोर्चा के जमीन अधिग्रहण के फैसले का नंदीग्राम में आंदोलन के तौर पर विरोध किया। इन दोनों के बाद ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में छवि एक मजबूत नेत्री के तौर पर उभर कर आ गई। नंदीग्राम आंदोलन ने ममता बनर्जी की राजनीति को एक आकार दिया था, एक जन नेता के तौर पर स्थापित किया। इसी का फायदा 2011 के विधानसभा चुनाव में मिला और टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में एक बात प्रतिष्ठा हो गया कि सीपीएम को लड़ाई करने के लिए एक ही आदमी है, एक ही लड़की है, उसका नाम ममता बनर्जी। 2011 में टीएमसी को 184 सीटों पर जीत हासिल हुई। 39% मतदाताओं ने टीएमसी का समर्थन किया और सीपीएम की 34 साल से चली आ रही सत्ता को उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी ने 2011 में जीत के बाद कभी मोड़कर नहीं देखा। हर अगले चुनाव में जीत के रिकॉर्ड बनाते हुए आगे बढ़ती रही। 2011 में 184 सीटों पर जीत हुई और 39% वोट मिले। 2016 विधानसभा चुनाव में 211 सीटों पर जीत हुई और 45% वोट मिले, जबकि 2021 में टीएमसी ने 215 सीटों पर कब्जा किया और 48% जनता का समर्थन हासिल किया। लेकिन 2019 से ही टीएमसी के लिए बीजेपी बड़ी चुनौती बन गई है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। विधानसभा हो या पंचायत चुनाव, बीजेपी भले ही बड़ी संख्या में सीटें न जीत पाई हो, लेकिन टीएमसी की टेंशन जरूर बढ़ा दी। ममता जी बोलती थी कि हम यहाँ माँ, माटी, मानुष, इनके लिए हम काम करेंगे। ये बात इन्होंने कही थी, लेकिन वास्तविकता क्या निकली? इन्होंने किसके लिए काम किया? इनकी सरकार तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही। बयानबाजी इतनी तीखी होने लगी थी कि मंच से थप्पड़ का जिक्र होने लगा था। नरेंद्र मोदी যখন বাংলা এসে বলে মমতা ব্যানার্জির দল তোলাবাজ, তখন শুনলে আমার মনে হয় দিঠাসি একটা ভালো করে গণতন্ত্রে থাপ্পড়। ओ ममता दीदी, आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी, वो भी खा लूंगा। राजनीति में रहते हुए ममता विवादों में भी रही। कभी रेल बजट में बंगाल को झोली भर कर दी, तो कभी सीबीआई को कठपुतली बोलकर अपने लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच को मुद्दा बनाने में देर नहीं करती। सीबीआई को उठा के ले गया, उनको मेरा वाइफ फोन कर दिए थे नींद से उठा के, वो एकदम वही समय यहाँ पर आ गई। फिर यहाँ से सीधा सीबीआई ऑफिस जाके मेरे पास बैठी है, कौन लीडर करेगा। 1997 का दौर था। रामविलास पासवान उस वक्त रेल मंत्री थे। जब रेल बजट आया तो ममता बनर्जी बहुत नाराज थी। बजट में पश्चिम बंगाल को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और अपनी शॉल पासवान के ऊपर फेंक दी। सियासी गलियारों में ममता बनर्जी के गुस्से का शिकार अमर सिंह भी हुए। सबके सामने दीदी ने अमर सिंह का कॉलर पकड़ लिया था
उस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद दारोगा प्रसाद सरोज ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया था। सत्ता में रहते वक्त का पहिया जब घूमा तो जिन आरोपों को लेकर वामपंथी सरकार को ममता ने सत्ता से हटाया था, अब उन पर वैसे ही काम करने के आरोप लग रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण का गंभीर आरोप है। ममता बनर्जी की सत्ता आई तो ममता बनर्जी ने प्रारंभ से ही तृणमूल पार्टी ने अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी वोट्स हैं उन पर फोकस किया और उनके लिए आप देखिए, आपको याद होगा कि इमाम भत्ता सबसे पहले देना शुरू किया, जबकि पंडितों को भत्ता नहीं दिया जाता था। ये तो कोर्ट में मामला हुआ, उसके बाद उनको दिया गया। हमें नहीं लगता जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स ममता दी करती है। ममता दी, आपको पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, दुखी के साथ है, हैव नॉट से उनके साथ है सारा जिंदगी। कि आज तो सेकुलर थिंकिंग नहीं है आदमी के अंदर में, इसलिए माइनॉरिटी किया कहा जाता है। विपक्षी दल ममता बनर्जी को तानाशाह की संज्ञा देते हैं। कई बार केंद्र की मोदी सरकार से उनका सीधा टकराव हो चुका है। उनके मंत्री घोटालों के आरोपों में घिरे रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार के जो शिक्षा मंत्री रहे पार्थो चैटर्जी, उनके घर से 55 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। शिक्षकों की भर्ती में घोटाला होता है। यहां तक कि गौ तस्करी में इनके बीरभूम जिला के जो प्रमुख हैं, कृष्णो दास जिनको कहते हैं, अनुव्रत मंडल, वो गिरफ्तार होते हैं। इनके विधायक गिरफ्तार होते हैं, मंत्री गिरफ्तार होते हैं। आज इस लेवल पर पश्चिम बंगाल की सरकार हो गई है कि पूरे देश में किरकिरी हो रही है। सियासत से अलग ममता बनर्जी अपने संबंधों को बड़ी शिद्दत से जीती हैं। बिग बी अमिताभ बच्चन, सलमान खान और शाहरुख खान समेत बॉलीवुड के कई सितारों से उनका लगाव जग जाहिर है। ममता बनर्जी शाहरुख खान को अपना भाई मानती हैं और राखी भी बांधती हैं। जब कभी शाहरुख विवादों में घिरते हैं तो उनका बचाव भी करती हैं। ममता सियासत और सिनेमा को एक साथ साधने में माहिर हैं। सूती साड़ी और चप्पल पहनकर सियासत करने वाली ममता बनर्जी की अब चुनौतियां बढ़ने लगी हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी को सीधे टक्कर दे रही है। बीजेपी का जनाधार बढ़ा, लेकिन उसके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके, और ये दीदी के लिए ही बेहतर है। जनता के लिए ही उसका जन्म हुआ। मेरा लीडर, मेरा माँ, मेरा दीदी, और लड़ाई मैदानी उसका है। जो जुधर आदमी के ऊपर टुकराएगा वो चुन चुन हो जाएगा। खुद ही को कौन बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है। पश्चिम बंगाल में बार बार ममता बनर्जी की जीत ने ये साबित कर दिया है कि दीदी नाम का ब्रांड आज भी सबसे ताकतवर है। तो सवाल ये है कि क्या 2024 में भी कमल के खिलाफ वो कमाल कर पाएंगी? ममता बनर्जी बहुत महत्वाकांक्षी हैं और पश्चिम बंगाल ही उनका एकमात्र बेस है। बंगाल के बाहर भी उन्होंने कई जगह पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़े, लेकिन कहीं भी उनको वो सफलता नहीं मिली। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनकी पार्टी का लोकसभा में कोई बहुत बड़ा वर्चस्व इस चुनाव में स्थापित होने वाला है। हम लोग चाहते हैं सब मिलके लड़े, क्योंकि बीजेपी को हराना है, इतनी बड़ी ताकत को हराना है, इतनी बड़ी सोच को हराना है, तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा। ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही एकजुटता नहीं है। भले ही एक मंच पर कांग्रेस के साथ दिखती हैं, लेकिन उनकी पार्टी लेफ्ट को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहती है। हमने कांग्रेस को कहा है कि लेफ्ट से जो उनकी दोस्ती है ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लेफ्ट को छोड़कर अगर आइए बंगाल में तो हम लोग कोई बातचीत कर सकते हैं। विपक्ष जब लंबन होने की कोशिश करते हैं, खुद आप ममता बनर्जी, खुद आपने इस प्रयास को कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश में लगे रहते, क्योंकि बीजेपी को खुश करना और उसके साथ साथ सीबीआई और ईडी की चंगुल से खुद को बचाना आपकी सबसे बड़ा मकसद बची रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ जाने से बच रही हैं। वो चाहती हैं कि 2024 में उन्हीं के फॉर्मूले पर काम हो, लेकिन कांग्रेस को ममता का फॉर्मूला स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है। जो फॉर्मूला दीदी ने कई पिछले चुनाव में भी दिया था कि 1-to-1 फाइट अगर होता है तो बीजेपी को हराने में ज्यादा सुविधा मिलेगी सबको। बंगाल में यदि वो कांग्रेस के साथ जाती हैं तो उनके तृणमूल पार्टी की जमीन कमजोर होगी, जो ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेंगी। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस ममता की शर्तों को मानेगी, या ममता बड़ा सियासी समझौता कर विपक्ष की एकजुटता को बनाए रखेंगी?
ममता के सियासी आधार पर गौर करें तो इस बात की उम्मीद कम है कि मोदी का रथ रोकने के लिए ममता बंगाल में कांग्रेस का हाथ थामेंगी। अब देखना होगा कि मोदी के खिलाफ ममता का गठजोड़ कितना बेजोड़ होगा।